हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने पढ़ लिया है स्फेरिकल मिरर्स में जो होती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। अब हमको क्या पता है, हमको तो ये पता है ना कि अगर ये लाइट है, लेट से ये लाइट है, ठीक है, ये कोई इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब दो मीडियम आपस में मीट कर रहे हैं। दो मीडियम जैसे कि मान लेते हैं ऊपर एयर है, एयर से लाइट क्या कर रही है, वाटर के अंदर एंटर कर रही है। तो एयर मीडियम वन हो गई और वाटर मीडियम टू हो गया। तो ऐसे ही अगर लाइट एंटर कर रही है किसी एक मीडियम में, लेट से किसी पॉइंट के थ्रू, ठीक है, ये लाइट आ रही है और यहाँ पे पॉइंट है ना, इंसिडेंट होके किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो लाइट तो हमको पता है क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बात तो सही है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइट बेंड होके इधर चली जा रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो जा रही है। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वहां पे हमको बेंडिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, बेंडिंग। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from one medium to another medium is called as refraction। इसको ही हम बोलते हैं refraction। ठीक है, ये फिनोमेना देखा गया, इस फिनोमेना को बोला जाता है refraction of light। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसे ही कुछ लॉज होते हैं जो रिफ्रैक्शन में भी होते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए, जो लाइट इंसिडेंट होगी इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जब हिट करेगी किसी पॉइंट पे और उसके बाद दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी, तो जो रिफ्रैक्ट होने के बाद हमको लाइट मिलेगी, लाइट रे मिलेगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये नॉर्मल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे हम नॉर्मल क्रिएट करेंगे, तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ दूसरे मीडियम में, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए यहां से देखिए, इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at the point of contact they all lie in the same plane। ये देखिए, ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि दैट्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि ये कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है हमको। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दो लॉ हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पे क्या हो रहा होता है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है, आई आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये रे क्या कर रही थी, लेट से एयर से आ रही थी, एयर से आने के बाद ये ग्लास में एंटर कर गई, ग्लास का एक स्लैब रखा था, उसके बाद ये वापस से क्या कर गई, बाहर निकल गई। अब इंसिडेंट रे आ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको तो इस डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था, पर क्या ये जाएगी, नहीं, ये नहीं जा रही। क्यों, क्योंकि ये आ गई दूसरे मीडियम के अंदर। ठीक है, अब दूसरे मीडियम में आएगी तब क्या होगा, इसमें बेंडिंग होगी। तो आप ये देखिए, ये बेंड हो गई इधर की तरफ। फिर वापस से यहाँ पे हमको क्या हुआ, फिर हमको बेंडिंग मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर से मीडियम का चेंज हो रहा है ना। तो हम इसमें जब हमारा रिफ्रैक्शन ग्लास लैब में होता है, जब हम देखते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे और ये जो फाइनल रे हमारी बाहर निकल रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये दोनों रेज क्या होती हैं, ये दोनों रेज पैरेलल होती हैं। कब, जब मीडियम वन, लेट से ये क्या है, मीडियम वन, मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर करी, मीडियम टू से वापस मीडियम वन में एंटर कर गई, मतलब एयर से आई थी एयर में ही निकल गई। जब ऐसा होगा तो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और इनके बीच में एक छोटा सा शिफ्ट मिल जाएगा।
लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग को एक ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये कैसे बेंड हो रही है, कभी आप कहीं बेंड करा देते हैं, कभी आप ऐसे बेंड करा देते हैं, कभी आप ऐसे बेंड करा देते हैं, ये चल क्या रहा है ना? बात तो सही है। तो असल में लाइट को कहाँ बेंड होना है हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, समझे? जैसे मान लेते हैं अगर लाइट रे मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर कर रही है, हम फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं, अभी इस चीज को और समझेंगे बाद में। मीडियम वन ये क्या है, डेंसर है देन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मीडियम टू डेंसर है। ये कौन सी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, इसको अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी मान लेते हैं कि मीडियम टू जैसे ज्यादा डेंस है और मीडियम वन कम डेंस है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो लाइट रे जब इंसिडेंट होगी ना, तो ये क्या करेगी? देखिए नॉर्मली तो इसको कहाँ जाना था, इस डॉटेड लाइन के अलोंग जाना था, ठीक है, स्ट्रेट। बट ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कौन सा, कहाँ है नॉर्मल? ये रहा नॉर्मल, ठीक है। तो मीडियम टू में नॉर्मल हमको यहाँ पे दिख रहा है, इस लाइन के अलोंग, ये डॉटेड लाइन। तो ये लाइट रे क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ध्यान से देखिए ये क्या कर रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जा रही है। कब? जब मीडियम टू ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है कंपेयर टू मीडियम वन। ऐसे ही जब इन केस अगर मान लिए मीडियम वन डेंस है मीडियम टू से, यानी कि एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जा रही है, तो लाइट को कहाँ जाना था, सीधा। पर ये क्या कर जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी मीडियम टू यानी कि जिस मीडियम में लाइट एंटर करने जा रही है वो अगर ज्यादा डेंस है तो लाइट क्या करेगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर वो कम डेंस है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने ग्लास स्लैब वाले पार्ट पर। ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी। लेट मी चेंज द कलर। ये थी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है। और ये फाइनली जो हो रही थी ये थी इमर्जेंट रे, ये फाइनली इमर्ज हो रही थी बाहर, ठीक है। तो देखिए ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, ये एयर थी, एयर से ग्लास में गई, ग्लास से वापस एयर में बाहर आ गई। तो एयर से ज्यादा डेंस होता है ग्लास, तो क्या होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर है तो क्या कर रही है, देखिए इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। इस एंगल को हम बोल देते हैं, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आर बोल देते हैं इसको, चलिए। उसके बाद ये यहाँ पे गई लाइट स्ट्रेट, उसके बाद जब ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ठीक है, जब ये दोबारा से रिफ्रैक्ट हुई, अब देखिए ये एयर से ग्लास में नहीं जा रही है, ये ग्लास से एयर में जा रही है। यानी कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या कम डेंस वाले मीडियम में जा रही है। तो हमें पता है जब ये कम डेंस वाले मीडियम में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेट इसको ऐसे जाना था पर ये ऐसे नहीं जाएगी, ये दूर की तरफ बेंड हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी तो ये यहाँ चली जाएगी और ये फाइनली क्या करेगी, ऐसे इमर्ज हो जाएगी। अब अगर हमारा मीडियम वन और मीडियम लास्ट जो है इमर्जेंट वाला मीडियम है, ये दोनों मीडियम सेम है, तो क्या होंगे, ये दोनों लाइट, ये दोनों रेज जो होंगी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन इनके बीच में एक शिफ्ट आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट बोलेंगे इसको, लेटरल शिफ्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। इनके बीच में लेटरल शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड वाले केस में इसको हम लोग सेकंड इंसिडेंट रे बोल देते हैं, लेट से I2। और इसको हम बोलते हैं फाइनली एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। मतलब ये है रिफ्रैक्शन का ही एंगल पर हम इसको प्यार से एंगल ऑफ इमर्जेंस बुला रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस बुला रहे हैं तो ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दोनों एंगल सेम रहते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। हम इतनी देर से एक टर्म बोल रहे हैं कि ऑप्टिकली डेंसर होगी या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या ऐसा कुछ, तो एक डाउट आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे।
देखिए, जब भी लाइट रे किसी मीडियम से किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, लेट से एयर से ग्लास में जा रही है, या ग्लास से वाटर में जा रही है, वाटर से डायमंड में जा रही है, तो ये सारे क्या है, अलग अलग मीडियम है। जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, तो उसकी स्पीड में वेरिएशन आता है। ठीक है, क्या आता है, वेरिएशन इन स्पीड। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किसमें चलती है, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, किसमें होती है, वैक्यूम में। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है। आप ऐसा सोच के देखिए, कहीं पे ज्यादा मीडियम होगा तो वो लाइट को हिंड्रेंस देगा थोड़ा सा, ठीक है, तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में तो कुछ नहीं है, तो वैक्यूम में कुछ नहीं है तो वहां पे लाइट क्या करेगी, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा वेरी कर रही है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कितनी ज्यादा वो स्लो हो जा रही है या चेंज हो जा रही है, इसी को डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या किस तरीके से समझेंगे, लेट से यहाँ पे हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एब्सोल्यूट के बारे में भी पढ़ेंगे, पर वो एब्सोल्यूट भी एक तरीके से रिलेटिव ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी कभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बुलाते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर आपने तो रिलेटिव पढ़ाया नहीं है, ये रिलेटिव ही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टर्म है वो खुद में ही एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। अगर मान लेते हैं मीडियम वन से लाइट मीडियम टू के अंदर एंटर कर रही है और कुछ इस तरीके से बेंड हो जा रही है, उस केस में क्या होगा, अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, हम ज्यादातर क्या डिफाइन करते हैं, हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो हम कैसे कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है, इसका सिंबल है एन, एन से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है हमको, उसको हम पहले लिखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में पता करना है उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो अगर हमको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जो रेशियो आएगा यही रेशियो हमको देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ध्यान से देखिए, मैं सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं रिस्पेक्ट वाली बात बदल दूंगा तो क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा। जैसे मान लेते हैं तीन बच्चे हैं, ठीक है, ये है पहला वाला क्लास का टॉपर, दूसरा वाला है एवरेज टाइप का, ये मीडियम स्टूडेंट है, और लास्ट वाला ये है, ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अच्छा ये एम वाला जो स्टूडेंट है ये कैसा है पढ़ाई में, तो अगर एफ के रिस्पेक्ट में बात करी जाएगी तो हम कहेंगे ये तो भाई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये तो मतलब काफी बढ़िया नंबर लाता है। लेकिन इसी को अगर हम टॉपर से कंपेयर करेंगे तो ये हमको थोड़ा वीक लगेगा, हमको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सेम चीज का कंपैरिजन जब मैं अलग अलग चीज से कर रहा हूं तो वो चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, हम इस बात पे वो डिपेंड करेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है, V1 अपॉन V2। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन का क्या होगा टू के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे ठीक है, इसका रेशियो उल्टा कर देंगे, वेलोसिटी इन मीडियम टू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम वन। ठीक है, आई होप यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा आप लोग को। एंड वन टू, आगे चलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि एब्सोल्यूट है लेकिन वो भी रिलेटिव होता है, ये क्या बात हुई, देखिए, जब मैं मानता हूं, अभी हम क्या कह रहे थे कि मीडियम वन से मीडियम टू में आ रही है, ठीक है, मीडियम वन कुछ भी हो सकता है, मीडियम टू कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि नहीं नहीं, मीडियम वन को तो भाई वैक्यूम ही होना है। ठीक है, लाइट अगर वैक्यूम से एंटर करती है और उसके बाद किसी मीडियम में एंटर करती है,
ठीक है। तो उस केस में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करेंगे, मान लेते हैं वैक्यूम से किसी मीडियम जो सेकंड मीडियम था उसमें एंटर कर रही है, ठीक है, तो हम कह देते हैं कोई भी लेट्स से मीडियम था, सेम कलर से लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगे, ये किसी मीडियम में एंटर करिए। तो इस केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेम तरीके से, बिल्कुल वही तरीका है, ठीक है। हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, ऑफ दैट मीडियम। ध्यान रखिएगा जब एब्सोल्यूट लिख रहे होते हैं या फिर जब वैक्यूम से कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम ये 2 और 1 वाला टर्म स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सीधा कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। वाटर है तो एन डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है तो एन जी लिख देंगे, ठीक है। हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हो जाएगा वेलोसिटी इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी इन मीडियम वन, मीडियम वन क्या है वैक्यूम है, तो एन वैक्यूम डिवाइडेड बाय velocity of light in that medium, velocity of light in मीडियम जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो रिफ्रैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड मीडियम में मान लेते हैं वेलोसिटी वी थी, तो हमारा किसी भी गिवन मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सी अपॉन वी के बराबर, है ना। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है, कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है ना। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड में है। वेलोसिटी किस में है, वेलोसिटी भी, मतलब इस वेलोसिटी इन वैक्यूम भी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि भाई है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीडियम भी मीटर पर सेकंड में होगी क्योंकि है तो वेलोसिटी। अब ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट कर जाएंगी और हमारे पास क्या यूनिट बचेगी, कुछ भी नहीं, तो इट विल बिकम यूनिटलेस, ठीक है। बढ़िया। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल का होता है, डायमंड का होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्टार मार्क करके एक पॉइंट है ये, डायमंड has maximum refractive index। और मिनिमम किसका होगा, वैक्यूम का होगा, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, हम वन मान के चलते हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को भी वन मान के चलते हैं, पर वो होता है कितना 999, 0.999 के बराबर होता है, इज अराउंड 0.99, बट हम उसको क्या मानते हैं, वन के अराउंड मानते हैं, पर एक्चुअली जो वैक्यूम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होता है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।